नमस्कार, बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और इन सब के बीच दिग्गजों ने प्रचार में जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता पूरा जोर लगा रहे हैं और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में टाइट हो गई है फाइट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे, नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति आकर यहाँ रुकना पड़ रहा है। कल छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं की। कल अमित शाह रायपुर में थे, बीजेपी के आला नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की, रुके भी। वहीं पीएम 23 अप्रैल को धमतरी में होंगे। प्रधानमंत्री रायपुर के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और ऐसा तकरीबन 10 से 15 साल बाद होगा, जबकि 24 अप्रैल को अंबिकापुर जाने का उनका कार्यक्रम है। बीजेपी के दिग्गजों के दौरे पर कांग्रेस तंज कस रही है, वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले कांकेर में अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, वो सुन लीजिए। और फिर दिग्गजों के दौरे और दूसरे चरण में मुकाबला क्यों टाइट हो गया, इस पर चर्चा भी होगी। ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया। राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप। मुझे बताओ, मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे 5 साल तक, नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय 4 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबो चुके हैं, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति आकर यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में रुकना पड़ रहा है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हालत कितनी खराब है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप आपने सुने और बेहद खास पैनल हमारे साथ आज मौजूद है, उससे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले उज्जवल दीपक बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। के शर्मा सर, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और उज्जवल दीपक, लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, कैंपेनिंग भी आपने देखी होगी, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, रायपुर की दीवारों पर आप देख सकते हैं। और उससे पहले अपन अभी जाते नहीं है, चर्चा के दौरान कहीं चलेंगे। सत्यप्रकाश जी भी लगातार। सत्यप्रकाश जी, चलिए रस्मन आज मैं पहला सवाल आपसे ले लेता हूं। फाइट टाइट हो गई है, दौरे लगातार चल रहे हैं, इन सब के बीच अब 3 सीटों को लेकर चुनावी मोड भी शुरू हो गया है। कहां है कांग्रेस? हमलावर है जो बीजेपी है वो? सत्यप्रकाश जी। देखिए ललित जी, कांग्रेस तो जहां है ना, इनको मालूम बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जनता जो जवाब चाह रही है ना वो मिल नहीं रहा। और मैं तो बोल रहा हूँ, अमित शाह जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, जो मुद्दे की बात को क्यों नहीं करते, या जो सवाल के जवाब पे नहीं जो जनता जुड़े आ रहे हैं। अमित शाह जी, आज जनता है कि जानती है नगर नार का जवाब नहीं मिलता है। आ रहे हैं अमित शाह जी, मोदी जी, आरक्षण जो प्रोपेगेंडा बना अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, जो आज भी राजभवन में अटका हुआ है, जबकि अब तो इनकी कथाकथित डबल इंजन की सरकार है। अमित शाह जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, हंसदे पे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आदिवासियों की जमीन फिर से हड़पी जा रही है। कानून व्यवस्था आपको मालूम होगा, जैसे दीपक वैद जी ने ये देखिए ऐसे खबरें छपने लगी है कि डेली 3 चोरियां, हफ्ते में 2 लूट, ये हो रहा है कानून व्यवस्था का। आवास किसी जो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया है, अभी तक केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिली, एक भी आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। जबकि अमित शाह जी इतने बड़े ओहदे पे है, मोदी जो खैर प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी जो बोलेगा वही चलेगी, उसके बावजूद भी एक भी आवास की स्वीकृति नहीं मिली। तो आते तो है मगर मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते, जनता के सवालों के जवाब देने की मतलब कोशिश भी नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी उसी जवाब को ढूंढती है और उनसे भी हम भी सवाल करते हैं। जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता से जुड़े जितने मूलभूत मुद्दे होने चाहिए वो उठा रहे हैं, मगर जवाब एक का भी नहीं मिल रहा है। और जनता आज भी इनसे सवाल कर रही है
और अमित शाह जी आते इधर उधर की बातें करके जाते हैं, मोदी जी आते इधर की बातें करके जाते हैं, मगर मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है। महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नया इजाद लिया है। तो इसीलिए बोला मुद्दे से हम भटकने की कोशिश कराई जा रही जनता को, मगर हम कांग्रेस पार्टी के तौर पे हम जनता के जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उज्जवल दीपक साहब जवाब लेंगे, उज्जवल दीपक साहब से जवाब लेंगे। मुद्दों से भटकाने की कोशिश, फिर मेरा एक एड ऑन रहेगा। दीपक जी देखिए, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ना मुद्दे हैं। ये बताइए, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये कम्युनिस्ट विचारधारा है। आप सबको अमीर तो बना नहीं सकते। कम्युनिस्ट विचारधारा ये कहती है कि सबके पास समान पैसा होना चाहिए। अब सबको आप अमीर तो बना नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, सबको गरीब बना देते हैं। तो वेल्थ क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बड़े जरूरी है। जो मेहनत करके जो टैक्स पे कर रहे हैं और जो देश की इकोनॉमी में मदद कर रहे हैं, उज्जवल जी, उनको आप डिमोटिवेट नहीं कर सकते। ऐसा वेल्थ परसों से ये बड़े हैरत की बात है। इतने आप बहुत, मैंने कहा ना, नाम की तरह उज्जवल प्रवक्ता हैं। ये बड़े हैरत की बात है, 2006 का मनमोहन सिंह का भाषण, उसकी एक लाइन, और हम 2024 की फाइट में हैं। बहुत हाइपोथेटिकल। इतना हाइपोथेटिकल होने की बीजेपी को जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, इट इज नॉट अबाउट बीइंग हाइपोथेटिकल, इट इज अबाउट व्हाट कांग्रेस पार्टी हैज रिटन इन देयर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा है? मुसलमान लिखा। चलिए, मैनिफेस्टो में लिखा है जी, प्लीज नहीं, मुसलमान नहीं, उन्होंने कहा है वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब ये वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता क्या है? मुसलमान, बाद में दूसरे वर्ग। तो हम क्या सोचेंगे, इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे आप कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता का पैसा, मठ मंदिर का पैसा निकाल के मुसलमानों को देना चाह रही है? यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, और ये और किसी का बयान नहीं। कांग्रेस पार्टी के उस समय के बड़े नेता और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट थे, उनका बयान था। तो क्या मतलब निकाला जाए इसका? तो मैनिफेस्टो को जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका मैनिफेस्टो नहीं है। पहले तो मुझे कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे कि यूपीए का, घमंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो कहां है? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कैसे है? क्यों समाजवादी पार्टी अपना अलग घोषणा पत्र निकाल रही है? क्यों ममता बनर्जी अपना अलग घोषणा पत्र निकाल रही है? क्या ममता बनर्जी इस बात पे एग्री करती हैं? क्या केजरीवाल जी इस बात पे एग्री करते हैं? क्या तेजस्वी यादव इस बात पे एग्री करते हैं कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों का पैसा बांटा जाएगा, सबको समान पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा? कहाँ है सोच? कहाँ है? एक मंच पे आते क्यों नहीं सारे नेता, घमंडिया जो गठबंधन उसके नेता ठीक दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, मुद्दे की बात हम कर रहे हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। एक मैं लोगों को आवाज मिलेगा। आपके स्टार प्रचारक उन्होंने कहा है कि भाई पसमानदा मुसलमानों की भलाई का उन्होंने जिक्र किया। मैं आऊंगा उज्जवल जी आपके पास। के शर्मा सर लगातार बने हुए हैं। के शर्मा सर, तमाम बातें हो रही हैं। एक बात आपने गौर की होगी, अब कैंपेनिंग का नोड मोड मुद्दा बड़ा तेजी से चेंज हुआ है। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, क्या वाकई इन तीनों जगहों की इसकी जरूरत है? जी, निश्चित रूप से ये जो दूसरे फेज की बात कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से, महासमुंद से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, और जो कांकेर सीट है वहां से मात्र 7,000 लगभग मतों से पिछला चुनाव हारे वीरेश ठाकुर कांग्रेस के मैदान में। इस दृष्टि दूसरा, यहाँ पे विधानसभा चुनाव का परिणाम को देखेंगे तो कांग्रेस, कांकेर और राजनांदगांव में 5-3 कांग्रेस के पक्ष में। महासमुंद में बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र में तो 4-4 विधानसभा सीट दोनों के पास है। तो ये तो स्थिति है। दूसरी चीज है, जिस तरह से भाजपा के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री के पहली बार रायपुर में रात्रि विश्राम करने को लेकर बातें हो रही, राजनीति हो रही है, तो इसका तात्पर्य तो ये भी हो सकता है कि 400 सीट पार करने की जो बात कही जा रही है, और छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीट जीतने की जो बात कह रही है, और जिस तरह से चुनाव प्रचार में भाजपा आगे है, यह कहने में भी दिक्कत नहीं है। मुद्दे भी जिस तरह से तय, क्या संपत्ति के बंटवारा एक बड़ा मुद्दा हो चुका है, क्या अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार वाली जो बात थी, जो आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने कब कहा था, आज जो विषय आ रहा है
क्या संपत्तियों को इस तरह से जाति सर्वेक्षण की जो बात हो रही है, वित्तीय सर्वेक्षण की जो बात हो, ये इस तरह बातें हैं, कांग्रेस वास्तव में इसका क्या जवाब दे रही है, क्या उसके मैनिफेस्टो में इस सब का उल्लेख है, यह भी एक जानने की आवश्यकता जनता महसूस कर रही है। अभी तक के जो बातें आ रही है उसमें राम मंदिर को लेकर भी जिस तरह से आज अमित शाह ने एक बड़ी बात कही है कि वोट की राजनीति के चलते, वोट बैंक के चलते राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया गया। तो इस तरह से भाजपा जो अपने जो मुद्दे हैं उस विषय पर जो चुनाव के ले जाने का मोड़ को ले जाने की जो कोशिश कर रही है, उसमें देखना है कि भाजपा कितना सफल होती है। और जो कांग्रेस लगातार के सर, हाँ, दरअसल विधानसभा चुनाव उसका एक प्रतीक है कि पूरे के पूरे चुनाव को हमने शिफ्ट करवा लिया मोदी की गारंटी में। यही वजह है कि उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं। सत्यप्रकाश जी, एक बात और, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि आपके जो मुद्दे, आपका जो घोषणा पत्र था उससे बिल्कुल हाहाकार मच गया है, बहुत बुरी स्थितियां हैं। आप अपने न्याय पत्र को आम आवाम तक पहुंचा ही नहीं पाए हैं, आपको लगता है? ललित जी, देखिए, सबसे पहले तो देखूंगा कि उज्ज्वल दीपक की जो भाषा दिखे ना, वही में हमारी जनता यही देख रही है कि जो घमंड है ना कितने चरम पर है। गठबंधन और विपक्षी गठबंधन को कैसे ये संबोधित कर रहे हैं, तो ये दिखता है। और एक बहुत अच्छा मेरे को लगा, साहस को मैं प्रणाम करता हूं उज्ज्वल दीपक जी के, कि खुद मान रहे हैं कि हाँ, हम उद्योगपतियों को हक देते हैं, गरीब जाए कहीं पे भी हमको उससे कोई मतलब नहीं है। भाई साहब, यही तो हो रहा है 10 साल में, अमीर अमीर होता जा रहा है, 100वें नंबर पे आदमी पहले नंबर पहुंच रहा है, और गरीब 85% जनता की आज आधी से अब कम हो गई है। तो ये दिख रहा है कि कहां पे देश में जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, चाहे वो किसान हो, उद्योगपति हो, गरीब हो, नारी हो, युवा हो, उसका सम्मान रखा जाएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहा है आपको, इसीलिए ताकि ईडी आईटी ना है हमारे यहाँ, सीबीआई ना हमारे। नई बातें कीजिए जी, आपको इलेक्ट्रल बीफ की कंपनी कीजिए, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड बीफ की कंपनी वाली भी देती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको दारू कंपनी भी देती है, इलेक्ट्रल आपको जो नई स्क्रिप्ट लाइए, पुरानी हो गई है, समझ में आता है, वो उस पर ज्यादा सत्यप्रकाश जी जानती है उस पर। और देखिए ललित जी, मैं घोषणा पत्र की बात करूं, कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए आप, महिलाओं की कहीं बात की है हमने, उनको आरक्षण देने की बात की है, 1 लाख रुपए देने की बात की है, युवाओं की बात करी हमने, नौकरी की बात की है, 30 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप देंगे, इन्होंने कहीं रोजगार की बात नहीं की। आदिवासियों के जंगल जमीन के हमने उसके छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है युवाओं के साथ ज्यादा धोखा हुआ है, उनकी एमएसपी गारंटी में देश में क्या करेंगे, महिलाओं को 500 देने का वादा किया था इन्होंने, क्या हुआ उसका? हर महीने इनका घोषणा 15,000 पे भरोसा नहीं किया लोगों ने, 1 लाख पे क्या भरोसा होगा? पतियों के लिए है, चाहे टैक्स की बात है, 15 लाख करोड़ का टैक्स सत्यप्रकाश जी, किसानों का खाता माफ नहीं कर सकते, ये दिखता है कि आप इसके बारे में सोचते हैं। इसीलिए आज देश का दुर्भाग्य है कि किसान जवान आमने सामने खड़े और देश का प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, खुले मत से करते हैं। ये कौन सी बराबरी है, ये कौन सी बराबरी है कि टामन सोनवानी का पूरा परिवार इतना काबिल है कि उसे आईएएस बना दिया जाए, आईपीएस बना दिया जाए? ये कौन सी बराबरी है? बिल्कुल सही बात बोली आपने। बता रहा हूं, प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है। आज तक सीबीआई की जांच की सिफारिश नहीं हुई है, फाइलें आपके नाम में सामने है, आपने प्रोपेगेंडा बनाया, आप कराइए जांच, आपकी सरकार है, आपकी एजेंसी है, आप दोनों नहीं है, कराइए जांच। अरे यार सत्यप्रकाश जी, आप मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपने थोड़ा उदास कर दिया। विधानसभा लिस्ट में आपको भेज दूंगा। जनता समझ चुकी है कि 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करके हमको वोट लिया गया। अरे इस लिस्ट को देखकर मुझे लग रहा था कि मेरा भी नाम मैं ललित सोनवानी कर दूं। ठीक, रुक जाइए के शर्मा सर, एक बड़ी बात जो निकल कर आई, ये बात सही है कि न्याय योजना के तहत कांग्रेस कह रही है तकरीबन 8,000, बट उस भरोसे को पैदा नहीं कर पा रही है। लोगों का कहना है कि नहीं, हमको महतारी वंदन के या बाकी जगह जो लाडली बहना के चल रहे हैं कि हमको हमारे 1,000-1,200 भले, वो भरोसा पैदा क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस? शर्मा सर, इसमें 2 बातें हैं कि जैसे कितने लोगों को देंगे, कितने करोड़ लोगों को देंगे, 1-1 लाख राशि देंगे तो देश भर में कितनी होगी? 80 करोड़ लोगों को यदि चावल देने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसमें से कितने महिलाएं आएंगी? उन महिलाओं के लिए राशि यदि 1 लाख देते हैं तो देश के बजट पर कितना भार पड़ेगा, एक विषय। दूसरा चीज इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो योजनाएं लागू की गई है, जैसे कहते हैं कि भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने 500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही थी, वो नहीं दे पाई, या शराबबंदी की बात नहीं कही। तो ये कहा, एक विश्वास ट्रस्ट वाली बात है कि किस पर विश्वास करें। यदि कांग्रेस पर लोगों का यदि वे विश्वास होता है कि 1 लाख रुपया यदि मिलेगा तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। 50% नौकरियों में आरक्षण की जो बात हो रही है, ये चेंजर हो सकता है।
लेकिन मुद्दे जो है दूसरे तरफ जा रहे हैं कि ट्रस्ट को लेकर के जिस तरह से गारंटियों पर, मुद्दों पर, घोषणा पत्र पर मोदी की गारंटी की मुहर लगा करके छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए में धान खरीदी की बात हो, चाहे महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात हो, ये तमाम विषय जो है जो कितना लागू हो पाया है और कितने घोषणा पत्र, क्योंकि सरकार दोनों को देखी, भले ही विधानसभा का हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका असर जिस तरह लगातार देखेंगे। भाजपा के नेता भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला करें, जो बात आपने कही पीएससी घोटाले को लेकर, इसी तरह से तमाम योगी की भाषण सुन लीजिए, चाहे आज शाह की भाषण सुन लीजिए, तमाम शराब घोटाला को लेकर, गोबर घोटाला को लेकर, तमाम प्रकार के कोयला सभी प्रकार की यही बातें भूपेश सरकार की नाकामियों को गिनाया जा रहा है। तो देखना है कि जनता में इसका छत्तीसगढ़ में कितना असर होता है, क्योंकि तीनों सीट की जो बात मैं कही हूं तो कहा हूं, तो वहां पे जो है ये भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू जैसे दिग्गज नेता हैं और उसके सामने मोदी का चेहरा जो सामने आ रहा है। जी ठीक 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 ठीक। उज्जवल दीपक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हमने सुना पसमानदा मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात है, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं दीपक जी? फिर मैं सवाल पूछ लूंगा बहुत शॉर्ट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण के नहीं संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। ट्रिपल तलाक से लेकर पसमानदा मुसलमानों तक देश में जो भी गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसका ख्याल रखा जाएगा। हाँ। बिना धर्म से भेदभाव किए बिना। ठीक। आप आज देखिए, आवास योजना है, क्या हम उसमें भेदभाव करते हैं कि हिंदुओं को देंगे मुसलमानों को नहीं देंगे? कि जल जीवन मिशन योजना है कि यहाँ पर पानी आएगा क्योंकि हिंदू है, वहां पर पानी नहीं आएगा क्योंकि, ऐसा कभी नहीं करते मोदी जी, ना भारतीय जनता पार्टी। तो कौन से भेदभाव की बात कर रहे हैं? तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करते आई है और कर रही है। जहां तक घोषणा पत्र की बात है, आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। हाँ। तो घोषणा पत्र नहीं, मोदी का विरोध पत्र है। ठीक, अब मैं सवाल पे आता हूं, पहले सुन लीजिएगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हम नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुसलमानों का उत्थान, ओवैसी के उत्थान का जिक्र नहीं है इसमें भी उन्हीं मुसलमानों के जिक्र का उत्थान का जिक्र है, अल्पसंख्यकों के उत्थान का जिक्र है। इसमें कहां तुष्टिकरण है? क्यों इसका रेफरेंस लिया जा रहा है? आप भी तो वही चाहते हैं जो डॉक्टर मनमोहन की बात क्यों की जा रही है? भाजपा चाहती है गरीब, युवा, नारी और किसान, ये चार किसी भी धर्म के हों, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान को लाने की जरूरत क्या इस बात में? जी। आज अमित शाह जी ने बयान दिया है कि जो मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया 4%, उसको बांटा जाएगा, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मुसलमान लेकर कौन आया? गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में गैर कानूनी है। जी 2006 के आपने कहा ना कि मुसलमान शब्द लाना चाहिए, ये तो आप लेकर आए हैं अपने भाषणों में, अभी 24 में। नहीं, मुसलमानों में एक गरीब जाति का उल्लेख किया गया, मुसलमानों के अंदर एक गरीब जाति का उल्लेख किया गया, और ये हमेशा करते हैं। गरीब परिवार का ख्याल रखा जाएगा। ठीक, गरीब परिवार का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ट्रिपल तलाक किसने हटाया? कांग्रेस ने हटाया। महिलाओं को धुएं से आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने हटाई। चाहे मुसलमान महिला थी, चाहे हिंदू महिला थी। हिंदू मुसलमान की बात आती क्यों है देश में? गरीब, युवा, महिला, नारी और किसान की बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण करते हैं हम। सत्यप्रकाश जी जवाब, शाहबानों का भी ध्यान रखिएगा। सत्यप्रकाश जी। ललित जी मैं इसको याद दिलाया था, मनमोहन सिंह ने क्या बोला? उन्होंने दावा की बात की और हक की क्या बात है? उन्होंने बोला कि देश के सांसद पहला दावा मजदूरों का होना चाहिए, पहला दावा गरीबों का होना चाहिए, पहला दावा आदिवासी का होना चाहिए। पोस्टमार्टम हो चुका है सत्यप्रकाश जी, पोस्टमार्टम हो चुका है इस बात पे। तो स्पष्ट कर देता हूँ, क्लियर है बात, स्पष्ट कर दे रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो लेकिन उन्होंने बात की नारी और युवा की और किसानों की। आज हालात क्या है मणिपुर में? क्यों नहीं मोदी जी बोलते? नग्न अवस्था में नारी को दौड़ाया गया, क्या उन्होंने कर लिया? पर नारी की बात करते हैं, युवाओं की बात करें, रोजगार कहाँ गया? आप युवा की बात करें, आपने पकड़े तला दिए उनको, या आप युवा के बारे में? अरे रोजगार की बात आप मत कीजिए, बेचने के लिए नहीं मिलेगा रोजगार आपको। वोट ले लिया, कहाँ गया आपको? रोजगार बेचने नहीं दिया जाएगा देश में। छत्तीसगढ़ में बहुत बेचा आपने रोजगार। तो आपने किस वर्ग को छोड़ा है? महिलाएं वर्ग जो वो खिलाड़ियां जो विदेशों में जीतती है, वो जनता मत बैठ जाती है। अरे ठीक, चलिए हर सत्यप्रकाश जी ऊर्जा बचाइए। देखिए दीपक जी ने बचाया। सत्यप्रकाश जी चलिए, अरे मेरी समस्या सुन लीजिए, बहुत छोटी सी समस्या है। वो आपको जवाब देने, आप दोनों राजनेताओं से पूछेगा जरूर, सांसदों से पूछेगा जरूर।
अभी सफर के दौरान, अरे सत्य प्रकाश जी, गृह मंत्री फिर की बातें करनी पड़ रही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। बस एक छोटा सा सवाल है, आप लोग अपने अपने राजनेताओं से पूछेगा, मुझे वो गारंटी कब मिलेगी कि मुझे दुर्ग से रायपुर की ट्रेन पकड़नी है और आज वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी? बस ये छोटा सा सवाल मेरा है, आप पूछिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ आप जुड़े और ये बेहतरीन चर्चा हो सकी। बहुत अच्छे हमारे पैनलिस्ट आज के थे और यहां एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं।